दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटा राज्य था जिसका नाम आनंदपुरी था। नाम के अनुरूप ही राज्य में सब आनंद ही आनंद था। राज्य का राज्य सिंहासन कुशल हाथों में था। राज्य में चहूं और खुशहाली थी। राजा का नाम युगराज सिंह था। राज्य में राजा ने हर काम काज के लिए अलग संतरी नियुक्त कर रखे थे। महल में सबके लिए उत्तम व्यवस्था थी। प्रतिदिन राजा शाम के समय सभी संतरियों की बैठक लेता और उनसे विचार विमर्श करता। राजा की रानी स्वरूप लेखा अति सुंदर होने के साथ साथ राज कार्य में भी दक्ष थी, क्योंकि स्वरूप लेखा स्वयंवर से पहले अपने राज्य का राज कार्य भी देखती थी। स्वरूप लेखा शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। इस कारण आनंदपुरी में राजा के साथ साथ एक कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय समय समय पर रानी भी देती थी। सप्ताह में एक बार राजा अपने खास मंत्रियों के साथ राज्य के भ्रमण पर निकलता था। प्रातःकाल राजा की सवारी शुरू होती और शाम तक वो प्रजा से मिलते, उनके सुख दुख और राज्य की समृद्धि के अन्य विषयों पर चर्चा करते थे। राजा की 2 संतान थीं। पुत्री स्वप्न लेखा और पुत्र वसंतराज दोनों राजा की ही तरह दक्ष थे। छोटी उम्र में ही शस्त्र और शास्त्र में प्रवीण हो गए थे। दोस्तों, एक रोज राजा के कान में एक खबर पहुंचती है कि दखन के एक राज्य सुंदरवन के राजा सबसे दयालु राजा है। यह बात राजा को स्वरूप लेखा का भाई बताता है तो राजा चिंतित हो जाता है। राजा को कुछ जलन भी होती है। पहले राजा सोचता है कि यह खबर जनता और राज दरबार तक न पहुंचे, और फिर सोचता है कि सुंदरवन का राजा दयालु कैसे है। प्रजा और राज दरबार में यह खबर पहुंचे, इससे पहले ही राजा सुंदरवन के राजा के बारे में जानना चाहता था। राजा युगराज अपने खास विश्वास पात्र मंत्रियों की बैठक लेता है और कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए देशाटन पर जा रहा हूं। प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना। तभी मंत्री कहते हैं, महाराज, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, आप कुछ सैनिक जरूर साथ ले जाइए। फिर राजा कहता है, नहीं मंत्रीवर, मैं अकेला ही जाऊंगा। पीछे के राजकार्य महारानी के आदेशानुसार आपको ईमानदारी से करना है। और राजा रानी से मंत्रणा करने के बाद महल के गुप्त रास्ते से साधारण वेश में निकल जाता है। रानी भी प्रजावत्सल थी और राजा पर बहुत यकीन था, तो साथ चलने की जिद नहीं करती है और राज्य कार्य को संभालने की जिम्मेदारी ले लेती है। दोस्तों, घने जंगल से होकर राजा सुंदरवन राज्य की सीमा में दाखिल हो जाता है। 5-7 दिन का सफर राजा ने पैदल ही तय किया था, तो वस्त्र और भी मैले हो गए थे। अब राजा सच में एक साधारण गरीब व्यक्ति लगने लगा था। दोस्तों, सुंदरवन राज्य के गांवों में राजा एक एक दिन रुकता है और लोगों से भीख मांगकर खाना खाता है। सुंदरवन के लोग भी दयालु थे, तो युगराज बातों ही बातों में दाद देता हुआ राजा के बारे में लोगों से पूछ लगता है। 4-5 रोज घूमने और लोगों से थोड़ी बात करने से राजा को पता चलता है कि सुंदरवन का राजा वीरभद्र सिंह प्रतिदिन राज दरबार में सोना बंटता है। महल में काम करने वाले को सोना देता है, और यदि कोई याचक राज दरबार में जाता है तो राजा उसे भी सोना ही देता है। लेकिन हर रोज इतना सोना देता है तो क्या राजा का खजाना खाली नहीं होता? याचक को अनाज या वस्त्र दे सकता है, लेकिन सभी को सोना देता है, तो इतना सोना राजा के पास आता कहां से है? राजा इस बात का पता लगाने के लिए राज दरबार में जाना चाहते थे, लेकिन डर था कि उसे कोई पहचान ले। बाहर तो लोग बिन पूछे भिक्षा दे देते हैं, लेकिन राजमहल में कोई याचक जाता है तो राजा उसका पता ठिकाना पूछता है। दोस्तों, राजा युगराज को किसी भी तरह महल में जाना था और पता लगाना था कि आखिर क्या राज है कि वीरभद्र सिंह के पास इतना सोना है और वो इसे गरीबों में बांटता है। मन में सोचता हुआ राजा महल से समीप पहुंच जाता है। रात हो रही थी और एक पेड़ का सहारा लेकर युगराज वहीं सो जाता है। दोस्तों, सुबह के 4 बजे उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि एक व्यक्ति महल के पीछे से जंगल की तरफ आ रहा है, लेकिन अचानक घने जंगल में कहीं खो जाता है। युगराज उस जंगल के बारे में अनजान था, तो उसके पीछा नहीं करता है। बस राजा के मस्तिष्क में एक ही बात थी कि महल में कैसे जाऊं। तभी दिमाग में एक विचार आता है, सुबह के समय प्रहरी को भी नींद आ रही होगी। चुपचाप जाकर महल के मुख्य द्वार के पास सो जाता हूं, ताकि सुबह कोई देखे और राजा के सामने ले जाए। लेकिन तभी दूसरा विचार आता है
कि राजा के सामने मैं बोलूंगा क्या। फिर राजा सोचता है कि अब यहां तक पहुंचा हूं तो आगे भी पहुंच जाऊंगा, मां भवानी सब सही करेगी। दोस्तों, राजा भवानी का नाम मन में लेकर मुख्य द्वार के पास जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद द्वार के प्रहरी की नजर राजा पर पड़ती है तो उसने देखा और अपने और साथियों को भी लाता है। पास में पहुंचकर देखते हैं तो निढाल पड़े भिक्षु को देखकर पहले तो हंसते हैं, फिर सोचते हैं कि यह महल के इतने पास कैसे आया। तब उस समय राज दरबार नहीं खुला था तो सभी प्रहरी आपस में राय मशवरा करके युगराज को जेल में डाल देते हैं। उधर युगराज को नींद नहीं आई हुई थी। वो मन ही मन खुश था कि महल में तो पहुंच गया, अब बस राजा के सामने पेश होना है। दोस्तों, प्रातःकाल के राज कार्य का दरबार लगता है। राजा वीरभद्र अपनी रानी के साथ सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सभ्य प्रजा और कुछ सवाली भी दरबार में मौजूद थे। दूसरी तरफ याचकों की कतार लगी थी। राजा देवी का बड़ा भक्त था तो देवी को नमन करके अपने सिंहासन पर बैठता है। राजा अपने मंत्रीवर कहता है, आज दरबार में कोई खास बात है क्या? तब मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह मुख्य द्वार के पास एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला था और प्रहरियों ने उसे जेल में बंद कर रखा है। तभी सैनिक उस गुप्तचर को दरबार में महाराज के समक्ष पेश करते हैं। दरबार में राजा वीरभद्र याचकों को सोना बांट रहा था तो सैनिक युगराज के साथ कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। युगराज के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगी हैं। वो आश्चर्य से दरबार को देख रहा है। सचमुच भव्य दरबार और विशाल मूंछों पर शौर्य सी मुस्कान बिखेरे राजा वीरभद्र याचकों को और जरूरतमंद प्रजा को सोना दे रहा था। सोने के थाल भरकर सैनिक खड़े हैं। संपूर्ण दरबार राजा इंद्र के दरबार के समान दिखाई दे रहा था। सिंहासन पर रानी भी अद्वितीय मुस्कान। दरबार में राजा युगराज को स्वर्ग सा सुख दिख रहा था। जनता दरबार अब लगभग समाप्त हो गया था। इसके बाद राजा वाद विवाद का निपटारा करता है तो सबसे पहले नंबर भी युगराज का आना था, क्योंकि सब राजा को गुप्तचर जो समझ रहे थे। दोस्तों, राजा ने युगराज की तरफ गौर से देखता है। ऊपर से नीचे तक देखने के बाद राजा कहता है, मंत्रीवर, मुझे तो यह कोई गरीब जरूरतमंद ही नजर आ रहा है। तभी महाराज की जय हो कहते हुए लड़खड़ाते हुए युगराज राजा के पैरों में गिर जाता है। युगराज कहता है, महाराज, मैं तो समय का सताया हुआ एक गरीब हूं। भूख से बेहाल 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूं। इधर उधर भटकता हुआ जंगल से जा रहा था, लेकिन एक रास्ते ने आपके महल तक पहुंचा दिया है। तब राजा कहता है, अब कहां से आए हैं? तब युगराज कहता है, महाराज, मेरा नाम माधव है। मैं कालवी राज्य का रहने वाला हूं, लेकिन वहां का राजा क्रूर है। मैं काम की तलाश में निकला था, लेकिन 1 साल से घूम रहा हूं। मुझे किसी भी राज्य में काम नहीं मिलता है। सभी गुप्तचर कहकर कुछ दिन जेल में डाल देते हैं और बाद में नजर बंद करके जंगल में फेंक देते हैं। बहुत ठोकरें खाकर मेरी हालत भिखारी जैसी हो गई है और मैं काम करना चाहता हूं महाराज। तभी राजा मंत्रियों को इशारे पास बुलाता है। मुख्यमंत्री और सलाहकार राजा के पास जाते हैं। कुछ पल गुप्त मंत्रणा होती है और निष्कर्ष निकलता है कि इसको कैद खाने के कैदियों का खाना बनाने के लिए रसोइयों के साथ काम पर लगा दो। दोस्तों, राजा युगराज मन में देवी मां को धन्यवाद देता हुआ अंदर से बहुत खुश होकर पाकशाला में चला जाता है। राजा उस पर निगरानी करने के लिए मंत्री को आदेश देता है। राजा युगराज अपनी योजना के अनुसार महल में तो प्रवेश कर लेता है। उसको काम भी मिल जाता है, लेकिन महल में रहना इतना आसान नहीं था। कारण यह था कि युगराज को कोई काम नहीं आता था। युगराज को भी डर था कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। मन में डर यदि बैठ जाए तो गलती होना भी स्वाभाविक है। इस तथ्य से युगराज भी वाकिफ था। चूंकि कुशल राजा था तो मनस विचारों को योजनबद्ध करना जानता था। पाकशाला में जाकर रसोइये से परिचय करता है। रसोइया के पास जाकर राजा कहता है, मैंने कभी रसोई का काम किया नहीं है। मैं तो एक मजदूर हूं, तो पाकशाला का मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है और महाराज श्री ने आपके साथ काम करने को कहा है। अब यदि मैं सही नहीं कर सका तो मुझे यहां से निकाल देंगे। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तब रसोड़िया कहता है, बंधु, आप चिंता ना करें। जितना काम मुझे आता है मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा युगराज रसोइये के साथ पाकशाला के गुण सीखने लगता है।
और जिस काम को एक बार रसोइये के साथ करता फिर उसको अच्छी तरह से करने लगता है। दोस्तों, एक रोज रात्रि में शयन के वक्त युगराज ने रसोइये से कैदियों के बारे में पूछता है। भाई, आपके राजा इतने दयालु हैं, प्रजावत्सल है, आपके राज्य में सब तरफ खुशहाली है। तब रसोइया कहता है, हमारे राजा जी बहुत ही उदार व्यक्ति हैं, राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां तक कि राजा की पिछली 3 पीढ़ियों से कभी सुंदरवन को किसी भी अन्य राज्य से युद्ध नहीं करना पड़ा है। तब राजा युगराज कहता है, तो फिर आपके कैद खाने में इतने कैदी कौन है? जब कभी युद्ध ही नहीं हुआ, कभी प्रजा की कोई समस्या नहीं हुई, तो फिर यह सब कैदी कौन है? दोस्तों, प्रश्न गंभीर था। एक बार तो रसोड़िया चौंक जाता है कि एक साधारण से इंसान को इस बात से क्या मतलब है। रसोड़िया सोच में पड़ जाता है। तब राजा युगराज कहते हैं, कहां खो गए जनाब? क्या हुआ? आपको भी मेरी तरह पता नहीं है क्या? तब रसोड़िया कहता है, नहीं है, पर एक बात बताओ कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। तब युगराज कहता है, हाँ बंधु, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इतने दिन हो गए, यहां रहते आपके राज्य की हर एक बात, हर गतिविधि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस ये बात समझ से बाहर है कि इतने शालीन राजा और खुशहाल राज्य में कैदी क्यों है। बस जिज्ञासा थी तो पूछा है। तब रसोइया कहता है, तुम सच में कोई गुप्तचर तो नहीं हो? तब राजा युगराज चौंक कर कहता है, क्या बंधु, इतने दिन से मैं तुम्हारे ही साथ हूं, क्या तुम्हें लगता है? एक रोज सुबह के 4 बजे युगराज लघुशंका के लिए जाता है तो उसे पास की दीवार के उस पर किसी के चलने की आवाज आती है। युगराज ने दीवार से कान सटाकर सुना तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति तेज चल रहा है। युगराज को आश्चर्य होता है कि एक तो यह तहखाना है, उसके उस पर भी क्या कोई दूसरा तहखाना है या कुछ और? वो भी सुबह इतनी जल्दी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? यह सोचकर राजा युगराज ने इधर उधर नजर घुमाता है तो ऊपर रोशनदान दिखता है। युगराज की आंखों में चमक आ जाती है। उसने वहां एक मेज को रखता है, उस पर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच जाता है। रोशनदान में सिर पूरा जा सकता था, तो युगराज ने अपना सर रोशनदान में डाल और लटक जाता है। मुंडी को रोशनदान के अंदर और धड़ दूसरी तरफ लटका देता है। अब रोशनदान के उस पर युगराज को सब कुछ दिख रहा था। उधर देखकर युगराज आश्चर्यचकित हो जाता है। उस पर एक रास्ता था, वो भी पूरा ढका हुआ था। जगह जगह मशालें जल रही थीं, तो सब साफ साफ दिख रहा था। दोस्तों, युगराज देखता है कि एक व्यक्ति सफेद धोती और कुर्ता पहने तेजी से जा रहा था। आगे निकल जाने की वजह से चेहरा तो दिखा नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वो राजा वीरभद्र ही था। युगराज वापस नीचे उतरा और आकर सो जाता है। और दोस्तों, इस घटना को रसोइया भी देख रहा था। वो भी लघुशंका के लिए आया था, मगर युगराज को ऊपर लटका हुआ देखकर कोने में छिपकर उसने देख लेता है। अब रसोइये को और भी शंका होती है। इस हरकत से उसे यह लगता है कि हो न हो यह व्यक्ति कोई साधारण तो नहीं है। जब युगराज वापस आता है तो रसोइया बैठा हुआ था। वो युगराज को प्रश्न दृष्टि से देख रहा था, लेकिन इस बात की युगराज को जरा भी शंका नहीं थी कि उसने युगराज को रोशनदान पर लटका हुआ देख लिया था। रसोइये ने यह बात युगराज को नहीं बताता है, क्योंकि वो इस बात की गहराई तक जाना चाहता था। उसने सोचा कि थोड़ी जासूसी की जाए, वरना तो फिर उसकी बात का यकीन कौन करेगा। जब दिन में पाकशाला में काम कर रहे थे तो रसोइया हर वक्त युगराज की तरफ शक की निगाह से देख रहा था। चूंकि राजा इस निगाह का अर्थ लगभग लगा सकता था, तो युगराज सचेत हो जाता है। उसने अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गलत है। अगली सुबह 4 बजे युगराज फिर लघुशंका के लिए जाता है तो रसोइया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। युगराज लघुशंका में जानबूझकर समय लगाता है ताकि पता चल सके कि रसोइया क्या करता है। जब युगराज थोड़े समय तक बाहर नहीं आता है तो रसोइया सोचता है कि कहीं माघव इस रोशनदान से उस तरफ तो नहीं चला गया। इसलिए रसोइया भी युगराज की तरह उस रोशनदान में लटका जाता है और दूसरी तरफ निकलने के प्रयास में फंस जाता है। चूंकि रसोइया युगराज की तुलना में ज्यादा मोटा था, वो उस पार नहीं जा सकता था। लटके हुए ही उसने देखता है कि उस पर सुरंग से कोई व्यक्ति तेज तेज चल रहा है। दोस्तों, रसोइया सोचता है कि वो माधव ही है, लेकिन वो उस रोशनदान में फंस गया था तो दूसरी तरफ भी नहीं जा सकता था। तभी राजा युगराज रसोइये को देखता है
तब राजा युगराज बड़ी मुश्किल से उसको निकाल लेता है। रोशनदान से निकलने में रसोइये की हालत खराब हो जाती है। बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस लेता है और हाथ जोड़कर निकलने वाले को धन्यवाद देने की मुद्रा में मुड़ता है तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे रोशनदान से निकलने में मदद करने वाला युगराज ही था। रसोइया कुछ नहीं बोल सका। अब राजा युगराज रसोइये की तरफ प्रश्न दृष्टि डालता है तो वो झेंप जाता है और नीचे नजर करके वापस कक्ष में चला जाता है। राजा युगराज जब नित्य कर्म से निवृत्त होकर कक्ष में जाता है तो रसोइया चिंतित मुद्रा में बैठा था। वो सोच रहा था कि यदि माधव यहां है तो वो कौन था जो सुरंग में से बाहर जा रहा था। राजा युगराज आते ही कहता है, आज तो मंत्री जी से मिलने की इच्छा हो रही है। यह सुनते ही रसोइया हक्का बक्का रह जाता है। कल जो उसने देखा था वो उसने किसी को बताया नहीं था और यदि वो आज यह बात बताएगा तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब तो खुद रसोइया चालाकी के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन तभी युगराज ने एक मंद मुस्कान के साथ रसोइये की तरफ देखता है और अपने काम में लग जाता है। दोस्तों, अब पूरे दिन रसोइया परेशान रहता है। एक तो जो कल उसने भूल की और एक आज की घटना। सबसे ज्यादा तो वो इस बात से चिंतित था कि आखिर सुरंग में वो कौन जा रहा था, वो भी इतनी जल्दी। अब उसे दूसरा शक हुआ कि कहीं इस माधव का कोई आदमी हो और यह हमारे राज्य का कोई राज्य उसको देता होगा। लेकिन इस सुरंग के बारे में शायद किसी को भी पता नहीं था। खुद उस रसोइये को भी आज ही पता चला था कि पाकशाला के पास से एक सुरंग गुजरती है। रसोइया बार बार चाह रहा था कि माधव से पूछा जाए, लेकिन सुबह वाली घटना के बाद वो माधव से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। तभी एक दरबारी कहता है, जी मंत्री जी। इतना सुनते ही युगराज जोर से कहता है, क्या मंत्री जी ने मुझे बुलाया है? कहकर दौड़कर चला जाता है। अब रसोइये के पसीने छूट जाते हैं। वो अब कुछ अलग ही सोचने लग जाता है और इसी सोच में सब्जी जल जाती है। अब यह दूसरी आफत आ गई। कहां जासूसी की चक्कर में खुद की जान पर बात बनाई है। थोड़ी देर में युगराज वापस आता है तो देखता है कि रसोइया खुद सब्जी का भगोना साफ कर रहा था और पसीने से तरबतर था। युगराज सोचता है कि अभी तो सब्जी पक रही थी, इतनी जल्दी यह भगोना कैसे खाली हो गया है। तब युगराज उसके पास जाता है और उसकी तरफ हंसी का तीर फेंक कर कहता है, मंत्री जी ने कहा है कि। तभी रसोइया बीच में कहता है, क्या कहा है मंत्री जी ने? लेकिन युगराज तो बस रसोइये को डरा रहा था और कहता है, मंत्री जी ने कुछ विशेष मेहमानों के आने सूचना दी थी और विशेष खाने एक आदेश। तब जाकर रसोइये की जान में जान आती है। लेकिन अब युगराज उस सुरंग में हो रहे कार्य को जानने का प्रयास कैसे करे, क्योंकि रसोइये ने देख लिया था। एक बार तो अपनी सोच से उसको डरा दिया था, लेकिन अगर फिर